नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के इस वीडियो क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स। बिल्कुल हम फाइनेंशियल अकाउंट्स को जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक हम लेकर जाएंगे। बस इसके लिए साथ की ज़रूरत है आपकी। आप बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बिल्कुल आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप स्टडी करते रहिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो मैं आपके लिए बेसिक से स्टार्ट करूँगा और जितना हाई लेवल जा सकता है उतने हाई लेवल तक मैं आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंट्स लेकर जाऊँगा। एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चन, चाहे वो इजी हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो हार्ड लेवल के हो, आपको हमारे नोट्स से, हमारी वीडियो क्लासेस से वो सारे MCQs आपको मिल जाएंगे। क्योंकि इस बार मेरा जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो पढ़ाने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल बेसिक यानी कि ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होगा और ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होकर बिल्कुल हाई लेवल तक जाएगा। तो इसके बाद में इन फाइनेंशियल अकाउंट्स की क्लासेज को देखने के बाद में आप कोई सा भी एग्जाम, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, अकाउंट्स ऑफिसर का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, कोई सा भी कॉमर्स का एग्जाम जहां पर आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंट्स आती है, आप बिल्कुल बेझिझक होकर आप इन क्लासेस को देखकर चले जाइएगा। आपके एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस बार मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स को बहुत ही डिटेल के अंदर करवाने वाला हूँ। पिछले मेरे कुछ बैचेस थे, या फिर मैं कहता हूँ कि जो अदर जो इंस्टीट्यूट है उनके भी बैचेस वगैरह मैंने देख रखे हैं। तो जो अकाउंट्स जो होती है ना, वो बिल्कुल एकदम समराइज वे के अंदर वो आपके सामने रख देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट के 25 में से 15 क्वेश्चन तो सही हो जाते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन तभी भी गलत हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा अब वो बिल्कुल ये है कि अगर आपके एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 के 25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इस टारगेट के साथ में आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंट्स स्टार्ट करने वाला हूँ। सर इतना क्यों बता रहे हो? क्योंकि देखिएगा, जब मैं पूरा का पूरा मैं आपको ये स्टार्टिंग के अंदर ये सब चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि जब मैं आपके लिए पूरा का पूरा कवरेज करूँगा फाइनेंशियल अकाउंट्स का, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर जो नॉलेज है वो अच्छी है, तो वो कहेंगे कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, सर वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो कि हमको आती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जिनको फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़े हुए बहुत टाइम हो चुका है, उनके लिए वो एक रामबाण की तरह काम करेगी। उनके लिए A to Z चीज़ें, बेसिक से लेकर हार्ड लेवल की सारी चीज़ें हमारी वीडियो क्लास के अंदर कवर अप हो जाएगी। ये मैंने डिसीजन क्यों लिया? हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने इजी, जो मतलब मेरे को इजी लगते हैं और मेरे को लगता था कि यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी इजी लगेंगे, वो क्वेश्चंस मैंने शेयर किए और मैंने देखा कि 30-40% स्टूडेंट के ही वो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 60% स्टूडेंट के अभी भी वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो हम फाइनेंशियल अकाउंट्स इस तरह से पढ़ेंगे कि जो 60% है उनके लिए भी यूजफुल हो सके और जो 40% है स्टूडेंट उनके लिए भी यूजफुल हो सके। तो अगेन मैं ये बात स्टार्टिंग के अंदर ये दोहरा देना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे कि यार आप अकाउंट्स काफ़ी स्लो पढ़ा रहे हो या फिर अकाउंट्स काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहे हो। तो उनको मैं अपना जो उद्देश्य है कि यार मेरा ये उद्देश्य है कि आप एग्जाम के अंदर जाओ, एक सिंगल क्वेश्चन, चाहे वो ईजी हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो हार्ड लेवल का हो, हमारे नोट से बाहर नहीं जाना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य रहेगा। नोट्स जो है वो आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर का हमारा नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है लेखांकन का। यहाँ पर हम अर्थ पढ़ेंगे और उद्देश्य पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम कौन कौन सी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं वो आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर हमको किया अकाउंटिंग की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? सर जी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं ना, बिल्कुल नहीं पूछे जाते, लेकिन यहाँ से जो कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग का वो आपका क्लियर होता है। और मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि मैं आपको एक संपूर्ण परिपूर्ण क्लासेज, नोट्स, टेस्ट देना चाहता हूँ, जिसको कवर अप करने के बाद में आपको अदर किसी भी कंटेंट की जरूरत नहीं रहे। ठीक है ना? लेखांकन की विशेषताएं, लेखांकन का अर्थ, लेखांकन के उद्देश्य क्या है, लेखांकन का कार्य क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ से आपको पढ़ने को मिलेगा वो है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ये तीनों चीज़ें होती क्या है? बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है, और इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
जो अकाउंट्स की जो ब्रांचेज है, टाइम टू टाइम अकाउंट्स की जो ब्रांचेज बनी, क्यों बनी है ना, कंसेप्ट के ऊपर भी हम ध्यान देंगे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये अगेन दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चंस आता है, स्टूडेंट सोच कर जाता है कि स्टूडेंट जब जवाब देता है एग्जाम के अंदर तब उसको लगता है कि यार मेरा ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब आंसर की आती है तब पता चलता है कि अरे ये तो क्वेश्चन उसका गलत हो चुका है। और एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग की कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब कि अकाउंट्स के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, है ना, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर अप करेंगे और उसके बाद में इनके एमसीक्यू कवर अप हम करने वाले हैं। देखिएगा सिंपल सा सबसे पहला जो पॉइंट है, फटाफट से जो इजी चीज़ें हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपके कंसेप्ट को बुल्टअप करने के लिए जरूरी है, उनको हम थोड़ा सा हो सकता है कि स्पीडी तरीके से पढ़ेंगे। जहां पर डायग्राम की जरूरत होगी मैं आपके लिए डायग्राम वगैरह भी प्रिपेयर करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले आता है कि यार अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी हमको, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। सिंपल सा बताइए कि यार आप अकाउंटिंग करते हो, आपको अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सिंपल से इसके पॉइंट्स होते हैं कि यार अकाउंटिंग की जरूरत हमको ये पड़ी क्योंकि कोई भी बिजनेस में जो बिजनेस के अंदर रुपया लगा रहा है वो एंड ऑफ द डे ये देखना चाहता है ना कि यार मेरा ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या उसमें लॉस हो रहा है। प्रॉफिटेबल है तो मैं उसको कंटिन्यू करूं, लॉस हो रहा है तो उसको मैं बंद कर दूं। तो सबसे पहले तो खुद के लिए कि यार खुद के लिए जरूरी है कि मैं जहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए। उसके अलावा अकाउंट्स की कहाँ जरूरत पड़ जाती है, आजकल अकाउंट्स की जरूरत काफ़ी सारे, चाहे आप टैक्स रिटर्न वगैरह फिलअप करते हो वहाँ पर भी आपको अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। इवन जब आपके शेयर्स जो है वो लिस्टेड होने जाते हैं तभी भी ये देखा जाता है कि आपने प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी है या नहीं कर रखी। अगर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर रखी तो आपके शेयर मार्केट के अंदर शेयर लिस्टेड नहीं होंगे। तो शेयर लिस्टेड करवाने के लिए भी आपको प्रॉपर तरीके से क्या करनी पड़ती है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है। कितना इनकम टैक्स भरना है, कितना जीएसटी भरना है, इन सब चीज़ों के लिए अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंट्स होगा तो आप इजीली इन चीज़ों के बारे में डिसीजन ले पाएंगे। तो आइए एक बार फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं। देखिएगा, एट द एंड ऑफ ईच ईयर द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन्ड या लॉस ड्यूरिंग द ईयर। प्रत्येक साल के अंत में बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसने जो रुपया लगाया है उससे उसको फायदा हुआ है या फिर उसको नुकसान हुआ है। हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे और टू हुम दे आओ, मतलब कि साल भर के एंड में ये भी देखना है ना कि भाई बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए तो किससे रुपया लेना है और किसको रुपया देना है। अदरवाइज आप लिखोगे नहीं तो थोड़े टाइम बाद में भगवान ने मनुष्य को एक ताकत दी है भूलने की, तो वो क्या होगा, भूल जाएगा। तो भूल ना जाए इसलिए क्या कर देता है, वो उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग कर लेता है जिससे पता चले कि यार साल भर के एंड में कितना मेरे को प्रॉफिट, कितना मैंने रुपया लगाया, कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ, किससे रुपया लेना है, किसको रुपया मेरे को देना है। इट इज इसेंशियल टू कीप एन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग द ईयर। कि प्रत्येक बिजनेस ट्रांजेक्शन, और अगेन आगे हम पढ़ेंगे कि केवल और केवल उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि कौन से नेचर के होते हैं, फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। जो कि कौन से नेचर के होते हैं, फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। तो वो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अकाउंट्स के अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि साल भर के दौरान हमको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किससे रुपया लेना है, किसको रुपया देना है। सर जी फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन, इसका मतलब क्या होगा, देखो बिजनेस के अंदर दो तरह के ट्रांजैक्शन होंगे। एक होगा फाइनेंशियल नेचर का जो कि रुपए पैसे से संबंधित है, और एक है नॉन फाइनेंशियल नेचर का जो कि रुपए पैसे से संबंधित नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं आया आपके पास कि भाई साहब मेरे को आप अपने बिजनेस के अंदर काम दे दो। आपने कहा कि ठीक है काम दे देंगे, आ जाना आप कल काम से। एक ये ट्रांजेक्शन हुआ कि आपने मेरे को अपने बिजनेस के अंदर रख लिया, लेकिन क्या आपकी जेब से भी रुपया गया, नहीं गया। जब मैं आपकी यहाँ पर पूरे 1 महीने काम कर लूँगा और उसके बाद में मैं सैलरी लूँगा तो आपकी जेब से रुपया गया, तो आपने सैलरी पेड की। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिनसे कि रुपया जाता है या रुपया आता है, वो नेचर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। आइए आगे बढ़ लेते हैं। प्रत्येक व्यवसाय लेन देन का पूर्ण एवं नियमानुसार लेखा करने से व्यवसायी ये जान सकता है कि उस वर्ष के दौरान कितना माल उसने परचेज किया, कितना माल उसने सेल किया, क्या क्या एक्सपेंसेज हुए, क्या क्या लॉस हुआ उसको, और उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है उसके बारे में भी वो पता लगा सकता है कि मेरी साल के एंड में मेरी कितनी कैपिटल अब खुद की बची हुई है,
कौन कौन सी एसेट्स में मैंने रुपया लगा रखा है, कहाँ कहाँ पर मेरी लाइबिलिटीज़ है जहाँ पर मेरे को रुपया पे करना है। यही नहीं बल्कि उचित प्रकार से रखे गए लेखे जो आपका जो जीएसटी होता है, जीएसटी कितना पे करना है, टैक्स कितना पे करना है, उन सभी के लिए भी क्या होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, आवश्यक होते हैं। कल को सपोज करो कि जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि यार आपने जीएसटी कम भरा, तो आप उनको क्या कर सकते हो, प्रॉपर अपने अकाउंट्स वगैरह शो कर सकते हो। अगेन यहाँ पर यही बात कही गई है, एक बार इंग्लिश में भी लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को प्रॉपर तरीके से आपके लिए लिखा गया है। बाय कीपिंग ए कंप्लीट, अगर आपके पास कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहेंगे तो आप पता कर पाओगे कि कितना आपने परचेज किया है, कितना आपने सेल किया है, कहाँ पर आपका खर्चे हुए हैं, कहाँ पर पूरे साल भर के दौरान क्या प्रॉफिट हुआ है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कहाँ पर कौन कौन से एसेट्स में आपके रुपया लग रखा है, कहाँ किस किस को आपको रुपया देना, कहाँ कहाँ पर आपकी लायबिलिटीज़ क्रिएट हो रखी है, कितना जीएसटी पे करना है, कितना आपको टैक्स पे करना है। अब देखो आज के युग में व्यावसायिक लेखों का महत्व दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब ये लेखे व्यवसायी को ये सूचना देने में प्रदान करते हैं कि माल की लागत क्या है। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, डे टू डे क्या हो रहा है, अकाउंटिंग का जो स्कोप होता है वो बढ़ता जाता है और अकाउंटिंग की नई नई ब्रांचेस जो होती है वो ओपन होती रहती है। यह अकाउंटिंग की कौन सी ब्रांच है, कॉस्टिंग है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि ये बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट की उसके लिए कॉस्ट क्या ही है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या ही है, कितने में वो सेल हो रहा है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर उसको देखने के लिए मिल जाती है। तो कुछ यहाँ पर अगर मैं आपके लिए कहूँ कि यार अकाउंटेंसी जो है उसकी नीड क्या रहेगी, अगर मैं आपको कहूँ कि यार अकाउंटेंसी जो है उसकी नीड क्या रहेगी, तो आप क्या कहोगे कि यार मेरे को अकाउंटेंसी की नीड क्या रहेगी। अगेन मैं कह रहा हूँ क्लास को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहना, काफ़ी सारी ऐसी बातें रहेगी जो कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगी और काफ़ी सारी ऐसी बातें रहेगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। और स्टार्टिंग के जो चैप्टर है वो आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाएंगे, साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर हमने कहा कि यार अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है, तो अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी जो फाइनेंशियल नेचर के बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, फाइनेंशियल नेचर के बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यार ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, ताकि ये पता चल पाए कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, हमको कितना लॉस हुआ है, हमारी कैपिटल कहाँ है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर दो चीज़ आती है कि हमारे पास क्या क्या एसेट्स है, हमारी क्या क्या लायबिलिटीज़ है, कितना हमको जीएसटी पेड करना है, कितना हमको टैक्स पेड करना है, कि हमारे प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, इनकी जानकारी के लिए सिंपल सा। अब देखो इतनी हमने रामगाथा गई और एंड के अंदर एक छोटा सा पॉइंट लिख लिया जो कि हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर क्या करेगा, हेल्प करेगा, हमको अकाउंटिंग की ये आवश्यकता रहेगी। अब देखो जब भी अब क्योंकि ये तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, ये तो मैं आपको कंसेप्ट करने के लिए नीड ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा दिया, लेकिन अगर मैं आपको ऐसी चीज़ें सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने वाली ही चीज़ें पढ़ाता रहूँगा तो आप क्या कहोगे, सर जी क्लास बोर होती जा रही है। तो केवल और केवल कंसेप्ट क्लियर कराने वाली चीज़ें तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये तो आपको भी पता है, आप मेरे से पढ़ते आए हो। मैं आपको बीच बीच में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी इम्पोर्टेंट की दशा में अगर ये है प्रिलिमिनरीज का बोले तो ये है आधार, मतलब कि अगर सिंपल सी बात है जीने के लिए उसका होना जरूरी है, जीने के लिए अगर उसका होना जरूरी है तो अकाउंट्स पढ़ने के लिए आपको इन 1 2 3 4 5 पॉइंट्स के बारे में पता होना जरूरी है। अदरवाइज तो कल आपको किसी ने पूछ लिया कि यार ये इसका क्या मतलब है, और अगर आप नहीं बता पाए, चाहे मैं आपको 360 चीज़ें पढ़ा दूं, लेकिन उसके बाद में भी वो क्या कहेगा कि अरे तुम्हारा टीचर तो ये चीज़ें अच्छे से पढ़ा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जीने के लिए जैसे उसका होना ज़रूरी है, उसी लिए अकाउंट्स वाले बच्चे के लिए, अकाउंट्स के स्टूडेंट को इन 5 चीज़ों के बारे में होना ज़रूरी है। इसी को कहा जाता है प्रिलिमिनरीज या फिर आधार, अकाउंटिंग का आधार। सबसे पहले तो अगेन
ये जो क्या 5 पॉइंट जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्या यही बताऊंगा? नहीं सर जी, आगे इनके सेपरेट चैप्टर्स वगैरह भी आएंगे। कह रहा हूँ ना, बिल्कुल डिटेल में लेकर जाऊंगा। आप बस कॉमर्स मेरी जान का साथ देते रहिएगा। और कॉमर्स मेरी जान अकाउंट्स के अंदर ये क्लासेस देखने के बाद में आपको अकाउंट्स का चाहे, क्योंकि देखो सबसे अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आपके 100% क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं, तो अकाउंट से एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है फादर ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के पिताजी कौन हैं? अकाउंटिंग के पिताजी कौन हैं? अकाउंटिंग के पिताजी हैं लुका पेशियोली, है ना। ये गणितज्ञ लिखे, वो सारी चीजें हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अकाउंट्स के पिताजी कौन है? लुकास पेशियोली। अब देखिएगा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो बहुत लोगों ने दी है, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है अकाउंटिंग की, वो दी गई है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA, है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने दी है, किसके? AICPA की। क्या सर जी हम ये आगे पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल आगे पढ़ेंगे। 3 है गाप, ASB और IASB। ये गाप क्या है? गाप की फुल फॉर्म आती है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई है, आप जरूर से याद रखना। गाप बोले तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना। गाप की फुल फॉर्म क्या है? जनरली, जी बोले तो जनरली, ए बोले तो एक्सेप्टेड, ए बोले तो अकाउंटिंग, पी बोले तो प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नाम से पता चल रहा है कि देखो सिंपल सी बात है, हमारे आगे हम जब पढ़ेंगे तब एक बात आएगी कि यार अकाउंट्स के अंदर अकाउंट जब आप बनाते हो तो क्या करना चाहिए? आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज करना चाहिए, स्टैंडर्ड चीज़ों का यूज करना चाहिए। स्टैंडर्ड चीज़ों का यूज करने से फ़ायदा क्या होगा? उससे आप क्या कर पाओगे? कंपेयर कर पाओगे। उससे आप क्या कर पाओगे? कंपेयर कर पाओगे मेरे अकाउंट्स के और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स के। तो यहाँ पर ये जो तीनों ही बातें हैं, गाप हुआ, ASB हुआ और IASB हुआ, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर ही जोर देती है। बड़े बड़े तौर के ऊपर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ये बात रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ASB। ASB बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और लास्ट में आ जाता है आपका IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो यहाँ पर हमने 3, अब देखो एब्रीवेशन वाले क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाते ही जाते हैं। एब्रीवेशन वाले क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाते ही जाते हैं। कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ ली? सबसे पहले तो गाप। गाप की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरली, आप साथ में लिखिएगा, मैं लिख रहा हूं इसलिए आप भी लिखिएगा। एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि कहता है कि आपको कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनके आधार पर ही क्या करना चाहिए? अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने चाहिए। एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो है ASB। क्या है? ASB, अकाउंटिंग। ASB बोले तो अकाउंटिंग, S बोले तो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और ASB के साथ बोले तो ASB की फुल फॉर्म के अलावा भी ASB से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो है वो ये है कि इंडिया के अंदर, यानी कि भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो कौन बनाता है? आप मानोगे नहीं, नेट एग्जाम के अंदर, सेट एग्जाम के अंदर, आपके लोकल बोर्ड एग्जाम के अंदर, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के अंदर काफ़ी जगह पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ASB के बारे में, है ना। क्या क्वेश्चन था कि जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो कौन बनाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। एक मिनट रुकिएगा। ओके, ये क्या करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है वो है कि जो ASB है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 21 अप्रैल
1977 को। ये क्वेश्चंस भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 21 अप्रैल 1977 को इसकी स्थापना हुई है। तीसरा आता है एएसबी को बनाया किसने? ICAI द्वारा यह स्टेब्लिश है। ठीक है। इसके बाद में आता है आपके लिए IASB। IASB की फुल फॉर्म बोले तो इंटरनेशनल, आई बोलो तो इंटरनेशनल, ना कि इंडिया, ध्यान रखना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करता है और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? वो हुई है आपके लिए अप्रैल 2001 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। आई होप समझ में आपको आया होगा। ये जो बातें मैं आपको लिखी है जरूर से आप इनको याद कर लीजिएगा। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये चीज़ें आपको डायरेक्टली ही पूछ ली जाती है। एग्जाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली ही पूछ ली जाती है, तो जरूर से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर अकाउंटिंग का मीनिंग, और अकाउंटिंग का जो मीनिंग है बिल्कुल इस मीनिंग से हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जो कि आपके इस चैप्टर को ऑलमोस्ट क्या कर देगा? कवर अप कर देगा, है ना। आपके इस चैप्टर को क्या कर देगा? वो ऑलमोस्ट क्या कर देगा? कवर अप कर देगा। इस तरह का हम यहाँ पर एक डायग्राम आपके लिए बनाने वाले हैं। तो आप साथ में आ जाइएगा, देखिएगा। साथ में आ जाएगा का मतलब है कि आप साथ में इसको ड्रॉ करते रहिएगा। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिएगा, कोई भी जो बिजनेस होता है, अभी मैंने आपको बताया था, उस बिजनेस के अंदर दो तरह के ट्रांजैक्शन होंगे। एक फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन और एक नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन बोले तो अगर मैं हिंदी में स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ, हालांकि देखो प्रॉपर हिंदी में नोट्स बनाए गए हैं, कुछ डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो इंग्लिश में वो डायग्राम इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि डायग्राम चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आते हैं। अगर मैं हिंदी में भी बना दूंगा तो भी इंग्लिश मीडियम वाले समझ पाएंगे, लेकिन आपको भी पता है टाइम के साथ आपको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश के साथ आपको रूबरू होना चाहिए, एटलीस्ट डायग्राम के अंदर। तो जहाँ पर चाहे वो हिंदी में बनाओ चाहे इंग्लिश में बनाओ, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर बातें तो लिखी नहीं जाती है, डायग्राम के थ्रू कुछ चित्रों के माध्यम से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की जाती है। तो यानी कि अब मैं इसको व्यवसाय लिखूंगा, इसको वित्तीय प्रकृति लिखूंगा, तो हो सकता है कि आप हिंदी के साथ ही जुड़े रहो, आपको थोड़ा इंग्लिश के साथ जितना आपको रूबरू होना चाहिए आप उतने भी रूबरू ना हो पाओ, इसलिए डायग्राम जो होते हैं वो अधिकतर मैं इंग्लिश में बनाता हूँ। और यहाँ पर भी अगर कोई चीज़ होती है जो कि समझाने लायक होती है तो मैं एकदम बिल्कुल इंग्लिश बोलो तो इंग्लिश और हिंदी के मिक्स में आपके लिए लिख देता हूँ। देखिएगा, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर। फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन अभी मैंने बता दिया कि मैं आपके यहाँ पर काम मांगना है, आपने मेरे को काम दे दिया, केवल और केवल आपने मेरे को काम दे दिया। इसमें तो आपके पास से रुपए गए नहीं, इसमें से तो आपके जेब से रुपए गए नहीं, लेकिन आप जब मेरे को सैलरी दोगे तो वो उसकी उस ट्रांजैक्शन में आपकी जेब से रुपए गए हैं। तो यहाँ पर बिजनेस के अंदर केवल और केवल जो फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, अकाउंटिंग उसी से रिलेटेड होती है। उसी से क्या होती है, आपकी अकाउंटिंग रिलेटेड होती है। हम क्या करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल नेचर का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ पर करते हैं, अगर आपका बिजनेस स्मॉल बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस एक स्मॉल बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस एक स्मॉल बिजनेस है
तो यह रिकॉर्ड किया जाता है जनरल में। कहाँ पर? एक ही बुक के अंदर, एक ही बुक जिसका नाम क्या होता है? जनरल। अगर आपका जो बिजनेस होता है वो थोड़ा सा बड़े लेवल का हो जाता है, मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, उस केस में क्या होता है, ये जो जनरल होती है, सिंपल सी बात है, आप कम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तो आप क्या करते हो, एक ही रजिस्टर लेकर आते हो बाजार से, उस रजिस्टर के अंदर ही अकाउंट्स लिख लेते हो, उसके अंदर ही ऑडिट लिख लेते हो, उसके अंदर ही बीएम लिख लेते हो। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप क्या करते हो, अकाउंट्स का रजिस्टर अलग रखते हो, बीएम का रजिस्टर अलग रखते हो, इकोनॉमिक्स का रजिस्टर अलग रखते हो, है ना, ऑडिट का रजिस्टर आप अलग रखते हो। करते हो नहीं करते हो? अब आप बता दो भाई आपका कौन सा है, आप स्मॉल बिजनेस में आते हो या फिर बिग बिजनेस में आते हो, बताइए। तो देखिएगा जहाँ पर भी बड़ा बिजनेस हो जाता है उस केस में वहाँ पर जनरल की जगह पर अब हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग अलग किताब ली जाती है। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए जो मेनली जैसे कि परचेज हुआ तो उसके लिए अलग बुक, सेल्स हुआ उसके लिए अलग बुक, परचेज रिटर्न हुआ उसके लिए अलग बुक, सेल्स रिटर्न हुआ उसके लिए अलग बुक, कैश की ट्रांजेक्शन हुआ उसके लिए अलग बुक, अदर ट्रांजेक्शन के लिए अदर बुक। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बड़े बिजनेस के अंदर सब्सिडरी बुक्स क्या कर दी जाती है, यूज की जाती है। जनरल और जो सब्सिडरी बुक्स होती है, जनरल और जो सब्सिडरी बुक्स होती है उनको प्राइमरी बुक्स के नाम से जाना जाता है। उनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी बुक्स के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी बुक किससे कहते हैं, जनरल को कहते हैं, लेजर को कहते हैं, ट्रायल बैलेंस को कहते हैं, या पेटी कैश बुक को कहते हैं, ऐसे करके आपके आ जाता है। तो किसको कहा जाता है, जनरल बुक, प्राइमरी बुक किसको कहा जाता है, जनरल को क्या कहा जाता है, प्राइमरी बुक कहा जाता है। जर्नल के अंदर लिखने को कहा जाता है जर्नलाइजिंग। क्या कहते हैं हम उसको, देखो इनकी चीज़ों को वापस हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जर्नलाइजिंग कहते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ। सिंपल सा समझिएगा, आपके बिजनेस में सपोज करो कि आपने मेरे को सैलरी दी, तो आप एक डेली बेसिस के ऊपर एक किताब होती है, जैसे ही सैलरी देते हो आप शाम को क्या कर देते हो, उस किताब के अंदर क्या कर देते हो, उसकी एंट्री कर देते हो। आपने जो एंट्री लिखी है कि यार मैंने अभिषेक सर को आज सैलरी दे दी है, इसको क्या कहा जाता है, जर्नलाइजिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। क्लियर है बात। अब आपने मेरे को आज सैलरी दी, तो कौन सी डेट से लिखोगे, आज की डेट से लिखोगे आप, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होते हैं, डेली बेसिस के ऊपर काल क्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो काल क्रमानुसार यानी कि क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्या बात क्लियर हो गई क्या। सबसे पहले आप क्या काम करते हो, रिकॉर्डिंग का। सबसे पहला काम क्या करते हो आप, रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग के बाद में अब आप क्या करते हो काम, क्लासिफाइंग का। किसका काम करते हो आप, क्लासिफाइंग का। क्लासिफाइंग के अंदर, क्लासिफाइंग बोले तो हिंदी में लिख लेना वर्गीकरण करना, है ना, हिंदी के अंदर लिख लेना क्लासिफाइंग बोले तो वर्गीकरण करना। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बताता हूं आपको, सोचिएगा, बस मन में एक बार सोचते रहिएगा। आगे तो हम सब चीज़ों को क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल वे से आपके लिए सामने में लेकर आने वाला हूं। सोचिएगा, मन में सोचिएगा। सपोज करो कि आपने एक पर्सन है राम को आपने क्या किया, साल में 100 बार माल उधार दे दिया, ठीक है। 100 बार माल आपने राम को दिया, राम ने आपको क्या किया, कुछ बार रुपए भी दे दिए। अब आपको साल के एंड में जानना है या नहीं जानना है कि आप राम से कितना रुपया मांगते हो, है ना। राम को फॉर एग्जांपल आपने कभी 100 रुपये का माल, कभी 50 का माल, कभी 200 का माल, कभी 1000 का माल, राम कभी आपको 100 देता गया, 500 देता गया, 400 देता गया। तो अब क्या आप राम का बैलेंस जानना चाहते हो, नहीं जानना चाहते हो, बिल्कुल कि यार भाई राम पूरा साल बीत गया, अभी भी मैं तेरे से 600 रुपया मांगता हूँ। तो आप क्या करते हो, राम के साथ जितने भी जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना उनको एक जगह पर क्या कर देते हो, लिख देते हो। इसी तरह से श्याम के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी जगह पर लिख देते हो।
आपने 100 बार परचेज किया तो परचेज से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन आप एक जगह पे लिख देते हो, जिससे कि आपको पूरी परचेज पता चल जाती है। सेल्स जितनी भी बार किए हैं उन सब कुछ आप एक जगह पर लिख देते हो, ताकि आपको पता चलता है कि सेल्स कितनी हुई है। आई होप समझ में आया होगा। तो आप एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन को क्या करते हो, एक जगह पर लिख देते हो, उसको कहा जाता है क्लासीफाइंग करना। उसको क्या कहा जाता है, क्लासीफाइंग करना। और क्लासीफाइंग कहां पर होता है, लेजर के अंदर होता है। कहां पर होता है, लेजर के अंदर होता है। लेजर को जैसे कि जनरल को प्राइमरी बुक कहा जाता है, उसी तरह से लेजर को प्रिंसिपल बुक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है प्रिंसिपल बुक के नाम से किसको जाना जाता है, लेजर को प्रिंसिपल बुक के नाम से जाना जाता है। जनरल से लेजर, जनरल से ये आपका जनरल है, ये आपका लेजर है। जनरल में सपोज करो कि 100 राम की एंट्री है, उन 100 राम की एंट्री को जब आप लेजर में लेकर जाते हो, इसको बोला जाता है पोस्टिंग करना। इसको क्या बोला जाता है, पोस्टिंग। जनरल से लेजर में एंट्रियों को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, पोस्टिंग करना कहलाता है। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया आपने। अब आपने लेजर के अंदर जो ट्रांजेक्शन भाई साहब रिकॉर्ड किए हैं, उनमें कोई गणितीय अशुद्धता तो नहीं है, या फिर वो गणितीय रूप से अर्थमेटिकल तरीके से पूरी तरह से शुद्ध हैं या फिर नहीं है। उन सब की जानकारी के लिए आपको बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस। हिंदी में लिख लीजिएगा तलपट, क्या बोलते हैं, तलपट या ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है कि यार आपने जो भी लेजर के अंदर जो अमाउंट लिखी है वो सही लिखी है नहीं लिखी है। तो तलपट क्या काम करता है, जो भी आपकी गणितीय अशुद्धताओं की जांच करता है। किसको चेक करता है, ये आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को, अर्थमेटिकल एरर या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को। सर जी कैसे, है ना, कैसे, तो आगे बढ़ेंगे। एक देखो क्वेश्चन यहां से एक बार क्या बना था, एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन गया था कि तलपट बनाने का उद्देश्य है, ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य है गणितीय शुद्धता की जांच करना, और बाकी वाले ऑप्शन भी थे। काफी सारे स्टूडेंट गणितीय शुद्धता की जांच करना को टिक करके ही नहीं आए, क्योंकि उनको बताया गया था कि तलपट का उद्देश्य है गणितीय अशुद्धता की जांच करना, यह देखना कि यार किसी तरह का कोई गणितीय मतलब कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है, कोई अमाउंट तो गलत नहीं लिख दी गई है, ये देखना, अमाउंट से लिखी गई है ये देखना, इसका तलपट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ध्यान रख लेना, बिल्कुल वो ही आंसर था कि तलपट बनने का उसी में कोई अर्थमेटिकल गलती तो नहीं कर दी है, या फिर अर्थमेटिकल तरीके से सब एक्यूरेट है या फिर नहीं है, इसका मतलब ये भी होता है। तो गणितीय अशुद्धता या शुद्धता की जांच करना, अर्थमेटिकल एरर या एक्यूरेसी की जांच करना ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्ट होता है। और ट्रायल बैलेंस के आधार पे, ट्रायल बैलेंस के आधार पे आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस के आधार पे अपने अकाउंट्स को समराइज करते हो। समराइजिंग बोले तो सारांश करना। ये मैं क्या बता रहा हूं सर जी आपको, ये मैं आपको बता रहा हूं अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। क्या करना है, समराइजिंग करना। समराइजिंग बोले तो आपने जो भी ऊपर चीजें लिखी है उनको थोड़ा सा समराइज कर दो। समराइज के अंदर आप क्या करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, P&L अकाउंट बनाते हो, और प्रॉफिट बैलेंस शीट बनाते हो। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जानकारी प्राप्त करना। P&L अकाउंट बनाने का उद्देश्य होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जानकारी, और बैलेंस शीट बनाने का ऑब्जेक्ट होता है आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगाना। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट जो होता है वो पूरे साल भर के लिए बनाया जाता है, वो पूरे साल भर के लिए बनते हैं।
इसीलिए तो जब आप इनको बनाते हो तो लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट, जब आप लिखते हो बोलो तो लिखते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड, P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंड। जबकि जो बैलेंस शीट होती है वो केवल और केवल फाइनेंशियल पोजीशन बताती है उसी सेम डे की, है ना। तो बैलेंस शीट साल भर के लिए ना बनकर जिस दिन बनाई जाती है ना उसी दिन के लिए बनती है, एक दिन के लिए बनती है। इसीलिए जब आप बैलेंस शीट बनाते हो एक दिन के लिए बनती है, इसीलिए जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तब आप बैलेंस शीट एज ऑन क्या क्या लिखते हो, आप बैलेंस शीट क्या लिखते हो और क्या लिखेंगे हम आगे, बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हैं या बैलेंस शीट एज 8 लिखते हैं। यानी कि इसी दिन के लिए मैं आपको अपनी बैलेंस शीट बता रहा हूँ। एक एक करके एक बार अच्छे से समझा देता हूँ मैं इनको आपको। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो क्या करता है, ग्रॉस प्रॉफिट बताता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि मैंने 20 रुपए का माल आया और 50 रुपए में बेच दिया। कितने का फायदा दिख रहा है आपको, सीधा सीधा 30 रुपए का फायदा आपको दिख रहा है। ठीक है मेरी बात, ये 30 रुपए का होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस 30 रुपए का फायदा कमाने के लिए मैंने यहाँ पर अपने बिजनेस के अंदर एक ऑफिस लिया होगा, उसका रेंट दिया होगा, एम्प्लॉय थे उसकी सैलरी दी होगी, लाइट का खर्चा दिया होगा, पेट्रोल का खर्चा दिया होगा, कार का खर्चा दिया होगा, इंटरनेट का खर्चा दिया होगा, काफ़ी सारे अदर एक्सपेंसेज भी मैंने किए होंगे। तो उन एक्सपेंसेज को भी अगर मैं घटा देता हूं उसके बाद में जो प्रॉफिट आता है वो आता है मेरा नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट जो होती है, P&L होता है, वो साल भर के लिए बनता है। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, आपको आपकी वित्तीय स्थिति बताती है। बोले तो आपके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, आपकी खुद की कितनी कैपिटल है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बैलेंस शीट बताती है। समराइजिंग करने के बाद में आपको क्या काम रह जाता है, समराइजिंग करने के बाद में आपका जो काम रह जाता है वो रह जाता है आपको इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन बोले तो उसकी व्याख्या करना। इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट। अब रिजल्ट की व्याख्या करने के लिए आप रेशियो, केस फ्लो, इन सब का क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ये हम जाकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है उसके अंदर हम ये सब चीजें पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको अकाउंटिंग का मतलब बताऊं मैं आपको, तो अकाउंटिंग का मतलब क्या हो जाता है, अकाउंटिंग का मतलब हो जाता है बिजनेस के वो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन जिसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पर, जनरल में या सब्सिडरी बुक के अंदर। इनको प्राइमरी बुक भी कहा जाता है। इनको इनके अंदर एंट्री करने को जर्नलाइजिंग कहते हैं। और उसमें क्रोनोलॉजिकल वे, यानी कि आज के दिन की एंट्री आज, कल के दिन की एंट्री कल, परसों के दिन की एंट्री परसों होती है। क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर इनके अंदर एंट्री होती है। एक बार जब हम जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो एक ही तरह के ट्रांजैक्शन को हम एक जगह पर लिख देते हैं, उसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। जिस किताब के अंदर ऐसा लिखा जाता है उसको बोला जाता है लेजर। क्या सर जी हम जनरल लेजर पूरा पढ़ लिए क्या? नहीं, ये तो अभी स्टार्टिंग है, मीनिंग है बता रहा हूँ। जनरल का चैप्टर अलग आएगा, लेजर का चैप्टर अलग आएगा, ट्रायल बैलेंस का चैप्टर अलग आएगा। तो लेजर को प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। जनरल से लेजर में जो एंट्रीज पोस्ट होती है उसको क्या कहा जाता है, पोस्टिंग कहा जाता है। उसके बाद में आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या करता है, यह देखता है कि आपने लेजर के अंदर जो अमाउंट लिखी है उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो यहाँ पर ये आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी या एरर, इनकी जांच करने के लिए आपको क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस आपके लिए बनाया जाता है। उसके बाद में आप क्या करते हो, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको समराइज करते हो। समराइज करने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बना देते हो। उसके बाद में आप उसको अपने जो रिजल्ट होते हैं उनको इंटरप्रेट करके जो भी आपके हितधारक होते हैं, जो भी आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, आप उनको क्या कर देते हो, उनके साथ उनको कम्युनिकेट कर देते हो। क्या आपको यह मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सर जी, हमको आपकी बात ये समझ में आ चुकी है। तो यह अगर मेरी आपको बात समझ में आ चुकी है तो मैं आपके सामने एक और बात शेयर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर। अब देखिएगा, ये जो रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, ट्रायल बैलेंस होता है, समराइजिंग होता है, इंटरप्रेट द रिजल्ट, इन सबको कहा जाता है अकाउंटिंग साइकिल। क्या कहा जाता है इसको? अकाउंटिंग साइकिल। तो ये क्या होता है आपके लिए? अकाउंटिंग साइकिल होता है। ठीक है, आगे हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बुक कीपिंग के अंदर क्या आता है, बुक कीपिंग के अंदर क्या आता है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए
उनको जो क्लासीफाई करते हो आप, वो किसके अंदर आ जाते हैं, बुक कीपिंग का। तो यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, ये किसका पार्ट होते हैं, बुक कीपिंग का पार्ट होते हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप एक समरी के अंदर लिख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि यार ट्रायल बैलेंस किसका पार्ट है, बुक कीपिंग का या अकाउंटिंग का। तो ट्रायल बैलेंस क्योंकि लेजर जो आपने बनाया है वो सही बनाया है नहीं बनाया है, उसकी जांच के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस किसका पार्ट होता है, बुक कीपिंग का ही पार्ट होता है। तो ये जो इतना हिस्सा होता है वो किसका पार्ट होता है, बुक कीपिंग का पार्ट होता है। अगर हम इसको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद में समराइज करना और इंटरप्रेट रिजल्ट करना, ये किसके पार्ट होते हैं आपके लिए, ये आपके लिए अकाउंटिंग के पार्ट होते हैं। अब मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, जब मैंने आपको इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, किसके अंदर, बुक कीपिंग के अंदर एज वेल एज अकाउंटिंग के अंदर, मैंने जब इसको क्लासिफाइड कर दिया है, आगे हम पढ़ेंगे तब ये डायग्राम आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी आप दिमाग के ऊपर इतनी लोड नहीं लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है बात जी, हाँ सर जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो बात अगर मेरी सही है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फटाफट से मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप डायग्राम आपने बनाया होगा। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देखिएगा, लेखांकन का अर्थ। लेखांकन की जो परिभाषा है, आप आराम से डायग्राम वगैरह बना लीजिए, थोड़ा सा आप भी सांस ले लीजिए, थोड़ा सा हम भी आपके लिए सांस ले लेते हैं। फटाफट से अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो आप हम रीड करते हैं, समझ में आपको जरूर से अब आएगी। लेखांकन की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स, AICPA जो हमने पढ़ा था, एक ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। AICPA क्या होता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। AICPA की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है, लेखांकन एक कला है, एक क्या है, कला है, एक आर्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई है। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। आर्ट क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है कि आप कुछ एक प्रोसेस के साथ काम करते हो जिससे कि आप अपने किसी एंड रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। जैसे कि जो पेंटर होता है वो पेंटिंग करता है, स्टार्टिंग में हमको उसकी पेंटिंग समझ में आती है कि यार क्या बना रहा है, ये कैसे क्या कर रहा है ना। जब आप एंड में जाते हो तो आप देखते हो ना कि एग्जैक्ट पेंटिंग उसने बना दी है। तो उसी तरह से अकाउंटिंग भी क्या होती है, एक आर्ट होती है, जहां पर आप साल के एंड में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, यह जानने के लिए आप एक प्रोसेस अपनाते हो, जहां पर आप जनरल बनाते हो, लेजर बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, फाइनल अकाउंट बना रहे हो। समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हो, लेकिन एंड में जाते जाते आपका जो फाइनल अकाउंट बनाने के साथ ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपका प्रॉफिट बता देता है, P&L अकाउंट आपका ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बता देता है, और बैलेंस शीट आपका फाइनेंशियल पोजीशन बता देता है, जिसके द्वारा वित्तीय लेन देन और घटनाएं। सर जी ये लेन देन और घटनाओं के बीच में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा वाला डिफरेंस है और एग्जाम में आने वाला डिफरेंस है, लेकिन हम इसको आगे कवर अप करेंगे। अदरवाइज तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे तो आपको लगेगा कि यार आगे के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना। तो देखिएगा, जिसके द्वारा आप ये समझिएगा, जिसके द्वारा वित्तीय लेन देन, मतलब यहाँ पर आप अभी इस पे जोड़ दीजिएगा, केवल और केवल जो फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन और इवेंट कॉस्ट नेचर के, फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, उनको मुद्रा के रूप के अंदर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। उनको कौन से रूप के अंदर लिखा जाता है, टर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के रूप के अंदर लिखा जाता है। मतलब कि उसको पहले हम मनी के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ही जनरल वगैरह के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। तथा उसे महत्वपूर्ण तरीके से वर्गीकृत कर, लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। वर्गीकृत करने बोले तो उसको हम क्लासिफाई करेंगे और उससे रिजल्ट निकालेंगे कि कितना नेट प्रॉफिट आया, कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया, क्या फाइनेंशियल पोजीशन आई।
अकाउंटिंग इज द आर्ट जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं इस तरीके से जिससे कि किसको, बिजनेस के फाइनेंशियल नेचर या ट्रांजेक्शन को, जिससे कि हम उससे जो रिजल्ट आए हैं उनको क्या कर सके, इंटरप्रेट कर पाए। ये किसने डेफिनेशन दी है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने ये डेफिनेशन दी है कि अकाउंट्स के जो फाइनेंशियल नेचर होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे इस तरीके से कि बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह के बारे में, नेट प्रॉफिट के बारे में आपको क्या कर सके, जानकारी मिल सके। ठीक है, अब ये हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है, अब अकाउंटिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में भी हम इसी वीडियो के अंदर जान लेते हैं। देखिएगा, अकाउंटिंग क्या होती है? एक आर्ट होती है एज वेल एज एक साइंस होती है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है जहां पर आप कुछ एक ऐसी प्रोसेस अपनाते हो जिससे कि बाद में आप अपने फाइनल रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। ठीक है, तो उसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर आप प्रोसेस क्या अपनाई? आपने क्या प्रोसेस अपनाई? आपने पहले जनरल में एंट्री की, फिर लेजर में एंट्री की, फिर ट्रायल बैलेंस में एंट्री की, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाए और आप अपने रिजल्ट पे पहुंच गए। तो कला क्या है? कला वो विधि है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को क्या करती है, प्राप्त करती है। आर्ट इज ए टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। लेखांकन व्यवसायिक लेन देनों का लेखांकन करने, वर्गीकरण करने और उनके सारांश करने की सलाह है जिससे व्यवसाय की शुद्ध लाभ और वित्तीय स्थिति के बारे में पता लग सके। तो अकाउंट्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, इस तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं जिससे कि आप अपने नेट प्रॉफिट के बारे में जान सको, नेट लॉस के बारे में जान सको, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सको। ठीक है, और अकाउंट्स क्या है, एक साइंस भी है। तो ये क्या बताता है, आर्ट के बारे में बताता है और ये किसके बारे में बताता है, साइंस के बारे में बताता है। साइंस क्या है, जहाँ पर कुछ सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों का पालन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम साइंस कहते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर भी क्या होगा, कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ नियम होंगे, आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट, है ना, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, बहुत सारे सिद्धांत है ना, उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि अकाउंट्स कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो इसके आधार पर इसको हम क्या कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं। अकाउंट्स के अंदर केवल और केवल वही ट्रांजैक्शन जो कि वित्तीय, जो कि रुपए पैसे से संबंधित होते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि परचेज हुआ, सेल्स हुआ, इनको तो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस मैनेजर ने रेजिग्नेशन दे दिया, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, हालांकि इससे बिजनेस का बहुत लॉस हुआ है। प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में झगड़ा चल रहा है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हालांकि इसकी वजह से भी बिजनेस को लॉस हो रहा है। एम्प्लॉय स्ट्राइक के ऊपर चले गए, इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हालांकि इससे भी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन केवल वही ट्रांजेक्शन जो कि रुपए पैसे से संबंधित होते हैं उन्हीं को हम बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने से पहले किसी भी ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, मनी टर्म के अंदर क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। मनी टर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये लिखने वाला है, मेरे पास ये माइक है, मेरे पास ये कीबोर्ड है, मेरे पास ये 2 एक्स्ट्रा पेन और है, ये सब मैं बोलता हूँ। कि अब मैं बोलता हूँ अपने अकाउंटेंट को कि यार इसको जर्नल में रिकॉर्ड कर दे, तो अकाउंटेंट कहेगा नहीं भाई साहब, आपके पास जो भी चीज़ें हैं पहले उसको मनी टर्म के अंदर कन्वर्ट करो। 500 रुपये का पेन है, 20 रुपये का पेन है, 50 रुपये का माइक है, 10 रुपये का कीबोर्ड है, उसके बाद ही मैं क्या कर पाऊंगा, लिख पाऊंगा। आई बात समझ में? तो ये कहा जाता है कि अकाउंट्स के अंदर अगर किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है तो पहले उसको मनी टर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है ना। अब देखो, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, क्यों नहीं पढ़ूंगा सर जी? क्योंकि जो बात मैंने बताई है वही सारी बात यहाँ पर लिखी गई है ना। और यहाँ पर डिटेल में क्यों लिखी है, अगेन मैंने आपको पहले ही ऑब्जेक्ट बता दिया था कि यहाँ पर इन नोट्स के बाद में आपको एक भी सिंगल अलग से किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिएगा, जो छोटे व्यवसाय होते हैं, यानी कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, जहाँ पर बहुत ही कम ट्रांजैक्शन होते हैं, वहाँ पर एक ही बुक होती है, उसको कहा जाता है जनरल। उसी के अंदर सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यदि आपका बिजनेस बड़ा है तो और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो यहाँ पर आपके ट्रांजैक्शन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग किताबें रखी जाती है, सब्सिडरी बुक्स। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपके पास जनरल है या सब्सिडरी बुक है। आप कम पढ़ने वाले बच्चे हो तो जनरल है, ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हो तो सब्सिडरी बुक्स आपके पास होती है। सब्सिडरी बुक्स बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि इतनी होती है ना, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता कि 8 ही होती है क्या, नहीं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस
तरह के ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हर बंदा मार्केट में जाकर केवल और केवल 6 रजिस्टर लेकर आएगा। हो सकता है कि कोई 20 रजिस्टर लेकर आ जाए, हो सकता है कि कोई 40 लेकर आ जाए, हो सकता है कोई 3 रजिस्टर लेकर आए। वो तो उसके पढ़ने की कैपेबिलिटी के आधार पर होता है ना। तो वैसे ही बिजनेस के ट्रांजेक्शन के ऊपर आधार के ऊपर होता है कि आपके पास कितनी सब्सिडी बुक्स होनी चाहिए। सब्सिडी बुक्स जो होती है सबसे मेन होती है केस बुक। केस बुक के अंदर क्या करते हैं, जितने भी जो केस के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे केस परचेज हो चाहे केस सेल्स हो, सब यहीं पर रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। परचेज बुक में केवल और केवल देखो, परचेज केस परचेज तो यहाँ रिकॉर्ड कर ली ना, तो परचेज बुक के अंदर केवल और केवल रिकॉर्ड करता है क्रेडिट परचेज। अगर बिजनेस कभी भी उधार में परचेज करता है ना तो उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करेगा। केस में परचेज किया तो उसको केस बुक में रिकॉर्ड करेगा। सेल्स बुक, अगर केस में सेल्स किया तो केस बुक में। सबसे प्रायोरिटी वाली बुक तो यही है सर, है ना। और यदि क्या कहते हैं, यदि अगर आपने क्रेडिट के अंदर सेल्स किया है तो कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे इसको, सेल्स बुक्स के अंदर आप रिकॉर्ड करोगे। जो केस बुक होती है ना, केस बुक जो होती है ना, ध्यान रखना, यह लेजर का ही रूप होती है ना, यह लेजर का ही रूप होती है। इसलिए केस बुक को भी प्रिंसिपल बुक के नाम से ही जाना जाता है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे और बताऊंगा, बस यहाँ पर तो जो जो चीज़ें पता चलती जा रही है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। परचेज रिटर्न बुक, अगर आपने कोई भी उधार माल खरीदा और उसको वापस देना चाहते हो तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर, ठीक है। उसके बाद में सेल्स रिटर्न बुक, उधार के अंदर अगर आपने किसी को माल बेचा और वो रिटर्न हो रहा है, केस वाले तो सारे इसमें आएंगे। उधार में अगर आपने किसी को माल बेचा और वो अगर आपको रिटर्न कर रहा है तो आप सेल्स रिटर्न बुक के अंदर लिख दोगे। बीआर होते हैं, बीपी होते हैं, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल बोलो तो अगर आप किसी से चेक लेते हो, बिल्स पेबल बोलो तो आप किसी को चेक देते हो, आज के टाइम के अंदर तो यही मतलब होता है। तो उसके लिए भी अलग अलग बुक रखी जाती है। और जो ट्रांजेक्शन ऊपर कहीं पर भी नहीं लिखे जाते हैं वो आपके जनरल प्रॉपर के अंदर लिख दिए जाते हैं। वो जो ट्रांजेक्शन आपके कहीं पर भी नहीं लिखे जाते हैं वो जनरल प्रॉपर में लिख दिए जाते हैं। सर जी कौन सी ट्रांजेक्शन, अभी बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। बस जो बात अभी मैंने बोली है उतना ही आप ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स कितनी रहेगी वो पूरी तरह से डिपेंड करता है बिजनेस के साइज के ऊपर और नेचर के ऊपर। ऐसा फिक्स नहीं है कि 8 ही रहेगी या 6 रहेगी, ठीक है ना। क्लासिफाइंग करना, जनरल और सहायक बुकों के अंदर जो आपने लेन देन लिखे हैं आप उनका क्या करते हो, वर्गीकरण करते हो। जैसे ही आपने जनरल के अंदर या सब्सिडरी बुक्स के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है, उसके बाद में आप उन ट्रांजेक्शन को क्या करते हो, क्लासिफाइड करते हो। क्लासिफाइड का मतलब क्या होता है, एक ही नेचर के सभी ट्रांजेक्शन को एक जगह पर ही लिख देना। राम से संबंधित सभी ट्रांजेक्शन एक जगह पर लिखना, श्याम से संबंधित सभी ट्रांजेक्शन एक जगह पर लिखना, परचेज से संबंधित सभी ट्रांजेक्शन एक जगह पर लिखना, सेल से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन एक जगह पे रखना। द बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन, जिस बुक के अंदर ये सभी ट्रांजेक्शन ओपन किए जाते हैं, राम का अलग, श्याम का अलग, बुक परचेज का अलग, सेल्स का अलग, उसको कहा जाता है लेजर। सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन इन द लेजर इन द नेम ऑफ, हर एक व्यक्ति के नाम पे, हर एक सप्लायर के नाम पे, परचेज के नाम पे, सेल्स के नाम पे, एसेट्स के नाम पे, सभी के लिए, सैलरी के नाम पे, एडवर्टाइजमेंट के नाम पे, सभी आइटम्स के लिए अलग अलग अकाउंट्स क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर ओपन कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है समराइजिंग या सारांश तैयार करना। सारांश क्या होता है, सारांश क्या होता है, जो आपने जनरल के अंदर रिकॉर्ड किया, लेजर के अंदर क्लासिफाई किया, उसको एक बार आप तलपट के अंदर बैलेंस की चेक कर लो और उसके बाद में आप उनसे फाइनल अकाउंट्स क्या करो, प्रिपेयर करो। फाइनल अकाउंट्स बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट बोले तो आपका ग्रोस प्रॉफिट बताने वाला, पी&एल अकाउंट बोले तो नेट प्रॉफिट बताने वाला, और ये बैलेंस शीट बोले तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताने वाली। देखिएगा यहीं पर हमने यहाँ पर ये सब चीज़ें बातें लिखी है। समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन ए मैनर, मतलब कि अब सिंपल सी बात है, आपने लिख लिया, लेकिन अब आपको कोई एक इन्वेस्टर है उसको ये थोड़ी ना बताना है कितना सेल्स हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, उसको डायरेक्ट बताओ ना इतना फायदा हुआ, इतना ग्रोस प्रॉफिट है, इतना नेट प्रॉफिट है, इतने मेरी बिजनेस की कैपिटल है, ये मेरी एसेट्स है, ये मेरी लायबिलिटीज है और ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है। फटाफट बताओ, फटाफट वो डिसीजन लेगा। ऐसा थोड़ी ना मैंने 50 की सैलरी दी, 1 लाख का मैंने रेंट दिया, उसको मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कहता है समराइजिंग वो एक आर्ट है जहाँ पर आपने जो डेटा क्लासीफाई किए हैं आप उनको इस तरह से प्रेजेंट करते हो ताकि वो अंडरस्टेबल हो और यूजफुल हो मैनेजमेंट के लिए और अदर यूजर्स के लिए। दिस इन्वॉल्व बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विथ हेल्प ऑफ दी सच बैलेंस।
फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर होते हैं उसमें फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं? ट्रायल बैलेंस की हेल्प से होते हैं। इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने के लिए होता है। प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि पूरे साल का बनता है यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट। जबकि यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है ना, बैलेंस शीट जो होती है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए होती है। आई होप सब चीजें आपके वन बाय वन क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। ठीक है ना जी। नेक्स्ट आता है आपके लिए एक टर्म आ रही है लेखांकन चक्र या अकाउंटिंग साइकिल। लेखांकन चक्र क्या है? अभी मैंने बताया आपको, रिकॉर्ड किया हमने, फिर वर्गीकरण किया, फिर सारांश किया। ये जो पूरी प्रोसेस है अकाउंटिंग की, इसी को ही हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग आर आल्सो टर्म्ड एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल। लेखांकन करने, रिकॉर्डिंग करने, वर्गीकरण करने और सारांश लिखने तैयार करने को लेखांकन की प्रक्रिया अथवा लेखांकन चक्र के नाम से जानते हैं। एक चित्र की सहायता से मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ फाइनेंशियल नेचर का, उसको सबसे पहले आप जनरल के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हो। और अगर बड़ा बिजनेस है तो आप वहाँ पर क्या कर देते हो, सब्सिडी बुक्स ओपन कर लेते हो, जिसमें केस बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जनरल प्रॉपर आ जाती है। केस बुक में केस परचेज किया, केस सेल्स के जितने भी केस के ट्रांजेक्शन होते हैं केस बुक में आ जाते हैं। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न में क्रेडिट जो परचेज किया था उसको रिटर्न करते हैं तब, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट जो सेल्स किया था उसको रिटर्न करते हैं तब। यहाँ पर सब में क्रेडिट ही आएगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि केस वाली तो आइटम यह ले जा चुका है। BR, BP और जनरल प्रॉपर कितना रहेगा बिजनेस के साइज के ऊपर, बिजनेस के ट्रांजेक्शन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल से क्या बनता है? लेजर बनता है। जनरल से लेजर में पोस्टिंग को क्या बोलते हैं? जनरल से लेजर में लिखने की बात को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। जनरल में लिखने को जनरलाइजिंग कहते हैं। यह कालक्रमानुसार होती है। इसको वर्गीकरण की श्रेणी में आता है। फिर ट्रायल बैलेंस आता है। ट्रायल बैलेंस गणितीय अशुद्धता या गणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए होता है। फिर ट्रेडिंग, पी&एल या फिर बैलेंस शीट वगैरह बनती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का उद्देश्य ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, पी&एल अकाउंट का उद्देश्य नेट प्रॉफिट निकालना और बैलेंस शीट का उद्देश्य फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी देना होता है ना। और ये फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी देना होता है। और इस पूरे चक्र को क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। आइएगा, ऊपर बनाया गया चित्र लेखांकन के चक्र को प्रकट करता है। यह चक्र व्यवसायिक लेन देन के जनरल या सहायक बहियों में लेखा करने से प्रारंभ होता है और खाता बही एवं तलपट से होकर अंतिम खाते, जहां पर व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण पर समाप्त हो जाता है। यह चक्र अधिकतर 1 वर्ष के लिए बनता है और प्रत्येक हिसाबी वर्ष में वापस को दोहरा दिया जाता है। द अबव डायग्राम क्या शो करता है? अकाउंटिंग साइकिल को। जो अकाउंटिंग साइकिल जो होता है वो स्टार्ट होता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। कहाँ पर? जनरल में या सब्सिडी बुक्स के अंदर लिखा हुआ भी है, जनरल या सब्सिडी बुक्स के अंदर। जैसे ही जनरल और सब्सिडी बुक्स के अंदर आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद उसको आप लेजर में लेकर जाते हो। जनरल से लेजर में लिख कर जाने को कहा जाता है पोस्टिंग करना। उसके बाद में आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का उद्देश्य ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, पी&एल अकाउंट का उद्देश्य नेट प्रॉफिट निकालना और बैलेंस शीट का उद्देश्य फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी देना। ऑलरेडी ऊपर मैंने आपको लिखा दिया है। यह अकाउंटिंग जो साइकिल होता है वो अधिकतर ज़्यादातर 1 साल के लिए प्रिपेयर किया जाता है और हर साल उसको क्या कर दिया जाता है? रिपीट कर दिया जाता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं? जो भी रिजल्ट रहा उसको इंटरप्रेट करते हैं। लेखांकन में व्यवसाय के जो परिणाम होते हैं, जो व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता या स्थिति विवरण बनाकर प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यवसाय के अंदर हित रखने वाले जितने भी पक्षकार होते हैं, चाहे वो बिजनेस का ओनर हो, मैनेजमेंट हो, बैंक वाले हो, क्रेडिटर हो, एम्प्लॉय हो, उनको क्या कर दिया जाता है? उसके बारे में जानकारी दे दी जाती है कि इस साल हमको ये फ़ायदा हुआ है, ये नुकसान हुआ है। आई होप समझ में आया होगा। रिजल्ट को इंटरप्रेट करना और उसके बाद में कम्युनिकेट करना। लेखांकन की विशेषताओं में वित्तीय डाटा को इसके उपयोगकर्ताओं को प्रेषित करना भी शामिल है, ताकि वो जो भी अपना डिसीजन लेना चाहे, कि एम्प्लॉय डिसीजन लेना चाहे कि मैं यहाँ पर काम करना पसंद करूँगा या नहीं करूँगा, क्रेडिटर ये सोचना चाहे कि क्या मैं इनको उधार देना पसंद करूँगा या नहीं करूँगा, ओनर बिजनेस को आगे कंटिन्यू रखना चाहे या नहीं रखना चाहे, वो सारे अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। यदि एक बार हम क्या कर देते हैं, उनको जो भी हमारे अकाउंटिंग के जो डेटा आए हैं उनको हम क्या कर देते हैं? उनको कम्युनिकेट कर देते हैं। तो आई होप समझ में
आया होगा। अब यहाँ पर अकाउंट ये क्लासरूम नोट्स के अंदर आप क्या कीजिएगा, जितना भी अभी हमने ये साइकिल बनाया था एक बार इसको वापस से नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी तरीके से हम आगे की सभी क्लासेज को अच्छे तरीके से कवर अप करने वाले हैं, इसी सेम तरीके से, है ना। और अगेन मेरा जो रहेगा, बिल्कुल इसके बीच में कोई भी स्टूडेंट ऐसा मत करना सर बेसिक से बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। आपको बेसिक आता है, मैं आपको बेसिक से मैं क्या कर रहा हूँ, हार्ड लेवल तक भी लेकर जाने वाला हूँ, है ना। लेकिन आप उन स्टूडेंट का भी सोचिएगा जिन्होंने को बेसिक लेवल की भी ज़रूरत है। 40% स्टूडेंट में अगर आप आते हो तो 60% का सोचना, मैं 40% के बारे में भी सोचूंगा और 60% के बारे में भी सोचूंगा, है ना। इसीलिए बिल्कुल ये जो डायग्राम बनाया है ना, इस डायग्राम से एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन आए हैं, अभी आज हमने 2 डायग्राम बनाए हैं, वो दोनों डायग्राम से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए हैं आप सोच भी नहीं लगा सकते हो, है ना। अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हो। तो बिल्कुल आप मेहनत के साथ स्टडी कीजिएगा। बाकी अकाउंट्स का जो टारगेट हमने पकड़ लिया है कि यार सब के सब क्वेश्चन सही होने चाहिए, वो टारगेट अपना कहीं पर भी नहीं छूटने वाला है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।